नजर तो मिला, जवाब तो दे, जुबा तो खोल, मैं कितनी बार लूटा हूं, हिसाब तो दे। राहत इंदौरी साहब का ये शेर है और इस शेर के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूं। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम अभिषेक भारती है और बहुत तसल्ली बख्श बातचीत के लिए ही आज हम जुड़े हैं एक ऐसे शख्स से। मेरा पहला तारुफ इस शख्स से इस तरीके से था कि मैं इस शख्स के फेसबुक पोस्ट देखा करता था और मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती थी कि झारखंड की राजनीति में पढ़े लिखे लोगों की एंट्री हो रही है। राजनीति में ऐसे लोग हैं जो मुद्दों को समझते हैं, चीजों को समझते हैं, तो अच्छा लगता था। लेकिन उसके बाद चीजें धीरे 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 जब डेवलप हुई तो उसके बाद राजनीतिक दृष्टिकोण मैंने बदलते देखा इनका। संजय मेहता साहब है मेरे साथ, बहुत स्वागत है संजय मेहता साहब। और शुक्रिया आपका, धन्यवाद। ये बहुत तसल्ली बख्श इंटरव्यू के लिए आज हमने आपको इनवाइट किया ताकि हम लोग तसल्ली से बात करें, दिल से दिल की बातचीत हो। बिल्कुल। सबसे पहले मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर के बातचीत कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये शेर कहा क्योंकि एक और शेर है जॉन ओलिया का साहब का शेर है कि अब खतरे की कोई बात नहीं, अब किसी को किसी से खतरा नहीं, अब सभी को सभी से खतरा है। झारखंड की राजनीति अभी हम देख रहे हैं, बड़ी अजीब सी राजनीति है। अजीब सी राजनीति ऐसे है कि गठबंधन में जो दो पार्टियां हैं उनको देख रहा हूं कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ लगी पड़ी हैं। इसके वोट बैंक में वो सेंध लगाने चाहते हैं, इसके वोट बैंक में वो सेंध लगानी चाहते हैं। बीजेपी अलग सी कमजोर सी पड़ी हुई है, मतलब मुद्दों को लेकर के जो हावीपना होना चाहिए वो हावीपन नजर नहीं आता। आजसू की अलग शेंटिंग चल रही है। तो मतलब मौजूदा राजनीति को संजय मेहता एक आजसू नेता के तर्ज पर नहीं, जी बिल्कुल, एक संघर्षशील युवा के तर्ज पर संजय मेहता कैसे देख रहे? देखिए, सबसे पहली बात तो झारखंड की जो मौजूदा राजनीति है उसमें मैं गंभीरता का अभाव देखता हूं और सत्ता की बेरुखी के तौर पर देखता हूं कि जब आप राजनीतिक सत्ता के केंद्र में होते हैं, जब आप इस बात को लेकर बहुत डेस्परेट होते हैं कि किसी तरीके से सत्ता में जाना है, अब आप तमाम घोषणाएं करते हैं और एक भावना के केंद्र बिंदु पर उसका प्रतिनिधित्व खुद को आप दिखाते हुए आप सत्ता के केंद्र तक जाते हैं। मैं कह रहा हूँ वो भावना, मतलब जो झारखंडी जनभावनाओं की बात कही गई थी, जिस तरीके से ने पेशा कानून की बात कही, खतियान की बात कही गई, स्थानीय को नौकरी की बात कही गई, नियोजन नीति की बात कही गई, पुनर्वास आयोग की बात कही गई, तो इन सारे पहलुओं पर जब आप गिनेंगे, मतलब अगर किसी सरकार के कार्यों का मूल्यांकन और राजनीतिक सत्ता के कार्यों का मूल्यांकन आप देखेंगे एक वेलफेयर स्टेट में कि वो क्या डिलीवर कर रही है, तो मैं इस सरकार को दूसरे कार्यकाल में फेल पाता हूं। पहला, कि आप इस आइडेंटिटी को आज तक तय नहीं कर पाए कि झारखंड में झारखंडी कौन होगा, ये परिभाषा तय हो नहीं पाई। दूसरा, कि एक राज्य के अंदर जो नौजवान जो 10 बाय 10 के कमरे में जिसके पिता किसी बस में डाल करके 10 किलो चावल भेजते हैं अपने खेत का और उसके साथ कुछ झींगा, परोर, लौकी सब भेज देते हैं एक बोरा में बंद करके कि बस से बस स्टैंड पर ले लेना, इतने नंबर गाड़ी से भेज दिया है, पैसा बचेगा। हाँ, तो उस पिता की भावना को समझने की कोशिश करिए और उस बच्चे की भावना को जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है लालपुर में, वर्धमान कंपाउंड में या झारखंड के कई इलाकों, एक कमरे में चार चार लोग रहते चार हैं, चार लोग रह रहे हैं, कुकर सीटी दे रहा है, दाल उधर से निकल गया है। आप इस भावना को समझने की कोशिश करिए कि आप एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करा पाते हैं। एग्जामिनेशन कंडक्ट करा पाते हैं तो आप पारदर्शी रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। आप रिजल्ट अगर किसी तरह देते हैं तो नियुक्ति नहीं दे पाते हैं। नियुक्ति देते हैं तो नियुक्ति फिर विवादित हो जाती है, फिर वो कोर्ट जाता है, फिर कोर्ट फैसला देती है, तब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जेटेट का मामला सामने है आपके समक्ष। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ब्यूरोक्रेसी का जो अपना वर्क कल्चर है वो अपने सबसे निचले पायदान पर है, बिल्कुल फेल है। और झारखंड की ब्यूरोक्रेसी डिग्रेड कर गई है। मतलब आप कहेंगे कि इस देश के अंदर हर चीज में किसी को क्रेडिट दिया जाता है। अगर आपने लोन लिया तो आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में आप जाते हैं अपनी गाड़ी का सर्विस कराते हैं तो आप वहाँ पर स्टार देते हैं। तो अगर कोई क्रेडिट सिस्टम होता देने का यहाँ के नौकरशाहों को, तो मैं 0 देता इनको। क्यों? क्योंकि अगर आप आज की तारीख में एक प्रखंड कार्यालय में, अंचल कार्यालय में जा रहे हैं अपने ही जमीन का म्यूटेशन कराने के लिए, तो आपको पैसे देने पड़ रहे हैं और वो सीओ साहब खुलेआम किसी माध्यम से ले रहे हैं।
तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये नौकरशाही का कैसा स्वरूप है, ये कैसा चित्रण है। इसका मतलब कि आप खुले तौर पर सरकारी व्यवस्था में बैठकर वसूली का, किसी भी तरीके से अवैध उगाही का एक सिंडिकेट चला रहे हैं। और इस राज्य में यही माहौल है। आज आप एक घर बनाने की कोशिश करिए, आपको बालू नहीं मिलेगा, और बालू अगर मिलेगा तो ब्लैक में मिलेगा। तो सरकार क्यों है फिर? आप पॉलिसी क्यों नहीं लाते हैं? इसको इस रूप में समझिए कि झारखंड सरकार के भवन निर्माण विभाग ने कहा कि एक बिल्डिंग बनाना है स्कूल का, हम इसकी निविदा निकालते हैं। सरकार ने निविदा निकाल दी। अब किसी कॉन्ट्रैक्टर को मिल गया कि अब हम भवन बनाएंगे, तो सरकार कह रही है कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, भवन बनाना है, लेकिन वही सरकार कहती है कि हमारे पास बालू नहीं है। तो फिर आपने निविदा क्यों निकाला? भवन बनेगा कैसे? इसका मतलब आप चाहते हैं कि ब्लैक हो। इन सारे लूप होल्स पर बात होनी चाहिए। मैंने एजुकेशन की बात कर दी, हमने निविदा की बात कर दी, हमने पुनर्वास की कहा, स्थानीयता का कहा, नियोजन का कहा, नियुक्ति का कहा। सरकार के किसी भी प्रतिनिधि को बैठाइए और मैं डाटा और फैक्ट के साथ ये बात साबित कर दूंगा कि ये सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। इसलिए मौजूदा राजनीति को मैं ये देखता हूँ, नौकरशाही सबसे निचले स्तर पर है और सरकार ने अपनी जवाबदेही को त्याग दिया है। बहुत अच्छी आपने बात कही, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं जो बात लगती है, जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल आपने बालू का एग्जांपल दिया, सैंड माइनिंग पॉलिसी जो है झारखंड की, अभी तो खैर नई आ गई जी, लेकिन उससे पहले जो सैंड माइनिंग पॉलिसी थी, मैंने उसको थोड़ा स्टडी किया। मैंने क्या देखा, बालू घाट है, बालू घाटों का टेंडर हुआ, आपको बालू घाटों से बालू निकालने का जिम्मा मिला, लेकिन आप बालू बेच नहीं सकते जी, उसको आपको स्टॉक यार्ड तक स्टॉक, पहुंचाना है। जो रेट जेएसएमडीसी जी, बालू घाटों के लिए दे रहा है, उस रेट में इतना तय है कि जिसने 1 करोड़ रुपए बालू घाट के लिए लगाए, उसके 1 करोड़ रुपए निकलेंगे नहीं। तो उसके पास बालू की चोरी के अलावा, अवैध ट्रांसपोर्टेशन के अलावा दूसरा उपाय नहीं है। अब होता क्या है, संजय मेहता जैसे नेता, जो पढ़े लिखे नेता, वो ब्यूरोक्रेसी से क्वेश्चन करेंगे कि ऐसा कैसे हुआ। लेकिन अभी आप पूरे मंत्रालय को देखिए, पूरे मंत्रालय में यदा कदा ही कोई है जो ब्यूरोक्रेसी से सवाल पूछेगा कि ये ऐसा क्यों है, आपने ये जो फॉर्मेट दिया। अब आप समझिए, बहुत छोटा सा एग्जांपल, अभी जेटेट का आपने एग्जांपल दिया, ब्यूरोक्रेसी ने पलामू के लिए भाषा चुनी है कि भाई आपको नागपुरी, पलामू में नागपुरी नहीं बोली जाती, गढ़वा में नागपुरी नहीं बोली जाती, डर है, पिछला डर नहीं बोली जाती, तो आप जबरदस्ती थोप रहे हैं वहां के लोगों को। झारखंड को समझने के लिए खूंटी में उन्होंने मुंडारी नहीं रखी है। खूंटी जहां से भगवान बिरसा मुंडा आते हैं, आपने वहां पर मुंडारी नहीं रखा। समझ रहे, तो देखा नोटिफिकेशन। ये वो ब्यूरोक्रेसी है। ये ब्यूरोक्रेसी ऐसी इसलिए है क्योंकि जो हमारी, हम जिनको सवाल करना चाहिए वो सवाल नहीं करते। और उसके पीछे का कारण ये कि संजय मेहता जैसे नेता आपकी बातें लोगों तक संभवतः नहीं पहुंच पाती, मुझे ऐसा लगता है। लोग आज भी उसको नेता चुनना पसंद करते हैं ज्यादा जो लच्छेदार बातें करे। जो मैंने देखा, आप देख लीजिए कि 81 विधायक हैं, 81 विधायकों में मैक्सिमम वैसे विधायकों, मतलब विधानसभा चुनाव हुआ, जो ज्यादा पढ़े लिखे तो उनको तवज्जो कम मिली, और जो भाषा लंबी लंबी देंगे और इस तरीके की चलेंगे, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो मतलब हाँ, दिक्कत कहाँ? हाँ, दिक्कत ये है, इसको थोड़ा सा पिछले पृष्ठभूमि में जाना होगा। जब पूरे झारखंड और छोटा नागपुर के पठारी इलाकों का जब आप अध्ययन करेंगे, और जब दक्षिण बिहार का ये इलाका जब संयुक्त बिहार में हुआ करता था, उस दौर से आप देखिए, मतलब आप 70 के दशक से देख सकते हैं, 80 के दशक से देख सकते हैं, 90 के दशक के बाद से भी देख सकते हैं। आप देखेंगे कि इस इलाके में बहुत शोषण हुआ और लोग बहुत पीड़ित रहे, और इस इलाके में हमेशा से लोग हैंड टू माउथ रहे हैं, मतलब किसी तरीके से कमाना फिर किसी तरीके से खाना। तो हुई क्या कि जो बड़े इस इलाके में राजनीतिक आंदोलन हुए, वो हमेशा आक्रामकता के साथ, आप जैसे देखेंगे कि बिरसा जी का आंदोलन या तिलका मांझी का, या फिर आप संथाल विद्रोह को ही देखिए, हूल विद्रोह को देखिए, तो आप देखेंगे कि हमारी लड़ाई ज़्यादा अंग्रेजों के साथ हुई और हम अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए लड़ते रहे। लेकिन
जिस तरीके से बौद्धिक चेतना की जो बड़े लड़ाइयाँ हुई, आंदोलन हुआ, अब जैसे कि आप जेपी का आंदोलन देखिए, तो वो बिहार की पृष्ठभूमि पर हुआ। तो इस तरफ की जो राजनीतिक चेतना है वो उस रूप में विकसित नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास आप जब देखेंगे झारखंड के इलाके को, तो यहाँ पर कब आए बड़े, मतलब शैक्षणिक संस्थान कब हुआ, जब यहाँ पे क्रिश्चियनिटी का आगमन हुआ। आप झारखंड ठीक के है। अंदर देखेंगे तब यहाँ बड़े संस्थान खुले, जैसे सेंट कोलंबस कॉलेज है और तमाम चीज़ें। सो जो बौद्धिक तौर पर इस इलाके का हमारा विकास होना था, वो उस बिहार के उस इलाके का ज़्यादा हुआ, और दक्षिण बिहार का इलाका वंचित रहा, और हम लोग सब जंगल में रहने वाले लोग थे। तो झारखंड अलग हुए 25 साल हुआ, तो एक जो नई पौध तैयार हुई, अब जो हम लोग थोड़ा समझ बूझ रहे हैं, या ये जो हमारी पीढ़ी है, तो एक पूरा जनरेशन जो है वो हैंड टू माउथ रह गया। तो वो बहुत ज़्यादा राजनीतिक चेतना पर अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाया। तो इस कारण से मैं समझता हूँ कि ये आम जनमानस की भूल नहीं है, क्योंकि वो उतना रैशनल हो ही नहीं पाए, वो उतना तार्किक हो ही नहीं पाया। जैसे अगर कोई एक बच्चा कहीं पे अगर चोरी करने चला जाता है, तो मैं सिर्फ उसको इस दृष्टिकोण से नहीं देखता हूँ कि वो चोरी करने चला गया। मैं ये समझता हूँ कि उसकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि ऐसी रही होगी, उसको ऐसा परवरिश नहीं मिल पाया हो, उसको पढ़ाई के हालात नहीं मिले होंगे, इस कारण से वो इस परिस्थिति के लिए वो मजबूर हो गया होगा। सो जब आप परिस्थितियों का आकलन करेंगे तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि ये एक बहुत डेप्थ में सोचने वाली बात है। तो झारखंड के लोग इसलिए लक्ष्यदार बातों में आ जाते हैं क्योंकि उनकी बौद्धिक राजनीतिक चेतना को उस तरीके से विकसित होने ही नहीं दिया गया। इन 25 सालों में ये हो सकता था, लेकिन अब आप झारखंड के दृष्टिकोण से देखिए कि इन 25 सालों में इस राज्य के अंदर क्या कोई बड़े सांस्थानिक विकास हुए, क्या कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुआ। जैसे अभी नगड़ी में आंदोलन चल रहा है, ठीक है, वो कह रहे रिम्स 2 नहीं बनने देंगे। वहां पर आपने देखा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बना है। तो इस तरह के जो संस्थान बने, तो चूंकि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन उसका होगा जो क्लैट देगा। ठीक है। अब झारखंड का बच्चा क्लैट कैसे लिखे, उसके गार्जियन तो हैंड टू माउथ हैं। तो सरकारों को भी इस तरह की चीज़ों में एक पॉलिसी लानी होगी कि जो लोग विस्थापित हुए वहाँ के 5 सीट या 10 सीट उन लोगों के लिए रखा जाए, क्योंकि अगर उनको भी इन सारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, तो जब हम अपना सब कुछ त्याग करके आपको एक संस्था बनाने की ज़मीन दे रहे हैं, तो उसका हासिल क्या है वहाँ के लोगों को। तो मैं ये समझता हूँ कि इस राज्य के अंदर इन 25 सालों में कुछ बड़े इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट्स होने चाहिए थे, सांस्थानिक विकास होना चाहिए था, और भाषाई स्तर पर भी होना चाहिए था। क्योंकि मेरी हमेशा से समझ ये कहती है कि अगर संथाल का कोई एक बच्चा है, अगर पश्चिमी सिंहभूम का हो ट्राइब का कोई एक बच्चा है, तो अगर उसको उस भाषा में ज्ञान मिलेगा तो वो कुछ बेहतर समझ पाएगा। क्योंकि आप उसको तुरंत एक संथाल के बच्चे को, हो ट्राइब के बच्चे को कहेंगे कि आप तुरंत हिंदी से पूरा कनेक्ट हो जाओ, आप तुरंत बहुत मुश्किल है। फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लगो, उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। सो इस राज्य की विविधता बहुत अलग है, पांचों प्रमंडल अलग है। पलामू का मिजाज अलग है, संथाल का मिजाज अलग है, उत्तरी छोटा नागपुर का अलग है, तो दक्षिणी का अलग है, तो कोल्हान का अलग है। सो इस राज्य के अंदर आप देखेंगे कि कोई भी राजनीतिक दल का प्रभाव भी नहीं है पूरे राज्य के अंदर। जैसे अगर मान ली सत्ताधारी दल है भी, तो हमारे दिसोम गुरु का प्रभाव रहा संथाल में, तो आप देखेंगे कि शहरी क्षेत्रों में बीजेपी का प्रभाव दिखता है। तो ये विविधता क्यों है, ये डाइवर्सिटी इसलिए है कि इस राज्य में सिर्फ एक मुद्दे से किसी को आप कनेक्ट कर ही नहीं सकते हैं, पांचों प्रमंडलों को अपने अपने स्तर से देखना होगा। सो जो इस स्टेट की डाइवर्सिटी है, उसी विभिन्नताओं को नीतिगत स्तर पर दुरुस्त करते हुए सांस्थानिक विकास पर जोर देना होगा, जिससे यहाँ पर कुछ बड़े इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। आज अभिषेक भारती पत्रकार हैं, झारखंड हम कहते हैं आदिवासियों का राज्य है, लेकिन 25 सालों में कितने बच्चों ने यहाँ से मास कॉम किया, कितने बच्चे जर्नलिस्ट बने, कितने बच्चों ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का एग्जामिनेशन लिखा होगा। तो आज अगर यहाँ पर अगर 5000 हमारे पास ट्राइबल जर्नलिस्ट होते, तो उनके अंदर तो ये भावना होती कि उनकी आवाज उठाएंगे। बिल्कुल, स्थितियां अलग होती। तो आज उनके लिए आवाज उठाने वाले लोग नहीं हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन चीज़ों पर 25 सालों में काम हुआ रहता, सिर्फ सरकारी दृष्टिकोण से काम नहीं हो सकता है। जब तक आप सांस्थानिक विकास नहीं करेंगे, एक जन चेतना नहीं जागृत होगी, तब तक ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। मतलब मैं बहुत डेप्थ में ये बात बहुत कह रहा हूँ। बहुत बहुत इसीलिए अभी जैसे आपने राजनीतिक समझ, जी राजनीतिक चेतना की बात की। देखिए, राजनीतिक चेतना की ही बात पर मैं आ रहा हूँ। सरकार में सॉरी,
सरकार में कांग्रेस जेएमएम आरजेडी है। जी जेएमएम सरना धर्म कोड की मांग करता है, बिल्कुल। जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन होता है, और उसके 2 दिन के बाद कि जो सरना धर्म है, आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी क्रिश्चियन नहीं है, आदिवासी का अपना अलग धार्मिक अस्तित्व है, और ठीक उसके 2 दिन के बाद उसी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष, अब तो खैर अध्यक्ष हैं, पत्नी के साथ जाकर के केदारनाथ के दर्शन करते हैं, फोटो सोशल मीडिया पर डालते हैं। कांग्रेस राजभवन से लेकर के सब जगह सरना धर्म कोड, संविधान सरना धर्म कोड, वही कांग्रेस जो इमरजेंसी लगा करके संविधान खत्म करती है, वही कांग्रेस जो 1961 में आदिवासी धर्म कोड का जो कॉलम होता है उसको हटाती है, जी और फिर वही सरना धर्म कोड और संविधान 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 का रट लगाती है। तुम आरजेडी, वो आरजेडी जो अलग झारखंड, जिसके सर्वे सर्वा कहते हैं कि भाई अलग झारखंड राज्य हमारी लाज पर बनेगा, और झारखंड के नाम पर वही आरजेडी आज वोट मांगते हैं। जी तो ये राजनीतिक चेतना है झारखंड की, और ये लोग सत्ता में हैं। ये लोग सत्ता में हैं। अगर आदिवासियों की फेवरेट पार्टी बोली जाए तो जेएमएम है, सरना धर्म कोड, और वो फिर केदारनाथ जाते हैं। तो मतलब आज जैसे आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी, कांग्रेस जो है अब वो दलितों की राजनीति की बात कह रही है, और दलित शब्द की जगह वित्त मंत्री जो है राधा कृष्ण किशोर, उनको आगे किया जाता है, वो कहते हैं हरिजन। अब आप समझिए, जिस संविधान को लेकर के कांग्रेस घूमती है, उस संविधान के जनक बाबा साहब को हरिजन शब्द से ऐतराज था। यही कांग्रेस उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हरिजन शब्द का प्रयोग करते हैं तो विरोध करती है, और फिर झारखंड में उसी कांग्रेस के फेस बन करके राधा कृष्ण किशोर कहते हैं कि दलित इज नॉट गुड, हरिजन इज गुड। ये शब्द मेरे दिल के करीब है। तो ये राजनीतिक समझ, और बहुत जो आप राजनीतिक और बौद्धिक स्तर की बात कर रहे थे, तो मतलब झारखंड में ऐसा ये क्या राजनीतिक प्रयोगशाला है, क्या है मतलब? अब मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ आपके सारे सवालों को। पहला सवाल था आपका कि सरना धर्म कोड की मांग की गई और हमारे मुख्यमंत्री जी गए केदारनाथ। मैं इसको संविधान के दृष्टिकोण से देखना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति अगर कई धर्मों में आस्था रखता है तो इसमें कुछ बुरा नहीं है, ये संवैधानिक तौर पर सही है। और अगर कोई एक मतलब समूह कह रहा है कि हम ये कोड चाहते हैं, सरना धर्म कोड हमें मिलना चाहिए, और उनका ये ऐतिहासिक आधिकारिक रिकॉर्ड रहा है कि आदिवासी कॉलम था 1961 में आपने हटा दिया, और उसके बाद जब आपकी ही सरकार थी सदन में ये सवाल उठाया गया, सुदर्शन भगत जी ने उठाया था, तो उस मांग को अव्यवहारिक बताया गया था। अब सवाल ये है कि जब आप सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, और आप कांग्रेस का भी जिक्र कर रहे थे कि वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, सवाल ये है कि अगर ये सरना आदिवासी धर्म कोड पुनः मिलता है तो लाभान्वित पूरा आदिवासी समुदाय होगा। वो मध्य प्रदेश के भी आदिवासी होंगे, वो छत्तीसगढ़ वाले भी होंगे, उड़ीसा वाले भी सब होंगे, होंगे, झारखंड वाले भी, अरुणाचल वाले भी होंगे। अब मेरा सवाल इस कांग्रेस से है, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, क्या इनका ये धरना प्रदर्शन इक्वली सभी जगहों पर चल रहा था कि सिर्फ झारखंड के राजभवन? तो फिर मेरा सवाल ये है कि सिर्फ झारखंड में आप ये क्यों कर रहे थे, जब इसका लाभ सभी को मिलेगा और ये आपके एजेंडे में अगर शामिल है, तो आपका ये धरना प्रदर्शन सभी जगहों पर होना चाहिए और सभी के राजभवन में जाकर के राज्यपाल महोदय को आपको ये आवेदन देना था, लेकिन आपने नहीं दिया। तो मेरा कहना यह है कि आपने ही इसे हटाया था और आपने ही इसको अव्यवहारिक बताया था, और आप जब इसकी मांग कर रहे हैं तो आप सिर्फ एक जगह पे कह रहे हैं। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि आप सीधे तौर पर एक आई वॉश कर रहे हैं, नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर मैं ये समझता हूं कि राजनीति में आपका ये दोहरा चरित्र दिखाई पड़ रहा है। आप कर कुछ रहे हैं लेकिन इंटेंशन कुछ और है। मतलब आप सिर्फ ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं, हो या ना हो उसको लेकर के आप गंभीर नहीं है। आपने एक और सवाल किया कि जो हरिजन शब्द को लेकर के, देखिए आप जानते हैं कि उस शब्द की जगह पे अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और हमारे अगर वित्त मंत्री जी हैं तो जिस सीट से वो लड़े तो वहां भी अनुसूचित जाति लिखा होगा छतरपुर, और उनको नॉमिनेशन का फॉर्म जब वो खरीदे होंगे तो पैसे कम लगे होंगे क्योंकि उन्होंने अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र वहां के आरोप को दिया होगा। अब मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट में, डेमोक्रेसी में एक चुनी हुई सरकार के आप मंत्री हैं,
और आप कह रहे हैं कि हरिजन शब्द को मैं खरीद पाता हूँ, लेकिन जब आप देखें इसको कानूनी स्वरूप में न्यायालय के तमाम निर्णयों पर, तो ये सीधे तौर पर ये माना जाता है कि हरिजन शब्द का इस्तेमाल मतलब कि आप किसी को अपमानित कर रहे हैं या फिर ये कह सकते हैं कि उनको आप बहिष्कृत कर रहे हैं। तो इसलिए अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल आधिकारिक तौर पर किया गया कि ये सुनने में भी सम्मानजनक लगे और किसी की भावना आहत ना हो। ठीक है। तो मैं ये मानता हूँ कि अनुसूचित जाति शब्द ज़्यादा उपयुक्त है आधिकारिक तौर पर भी और उस वर्ग के सम्मान के लिए भी, क्योंकि उस शब्द से कुछ ऐसी मतलब चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो ये प्रतिबिंब प्रदर्शित करता है कि कहीं ना कहीं हम अलग हैं, या फिर कह सकते हैं कि एक कहते हैं ना भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन वाला हम एक वर्ग हैं जिसको हमेशा से एक भेदभाव का शिकार होना पड़ा है या शोषण सहना पड़ा है। तो मेरा मंत्री जी से ये अनुरोध होगा कि ये इतनी बेसिक समझ तो आपको जरूर होगी, और वो हमसे ज़्यादा विद्वान है, कई बार चुने गए हैं, उनको मेरा नमस्कार भी है, लेकिन अगर वो इस बात को सुन रहे हैं तो मेरा उनसे अनुरोध होगा कि इस बार वो थोड़ा विश्लेषण करें इस पहलू पर। चलिए, आप नो डाउट एक थिंक टैंक हैं, ये हमने भी महसूस किया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ एक साथ चल रहा है। सरना धर्म कोड को लेकर के अलग राजनीति चल रही है, 1932 खतियान आधारित स्थानीयता नियोजन नीति को लेकर के अलग राजनीति चल रही है, विस्थापन आयोग को लेकर के अलग राजनीति चल रही है, बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच आजसू क्या कर रही है, आजसू पार्टी क्या कर रही है? हाँ, अगर संगठन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम लोग लगातार वॉच कर रहे हैं, और हम लोगों ने ये कहा था, हमारे जो अध्यक्ष हैं, केंद्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा था कि हम सरकार को 6 महीने का वक्त देंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी में जब आप कोई सरकार को चुनते हैं, जनता कोई सरकार को चुनती है, तो उसको थोड़ा वक्त देना ही चाहिए। तुरंत आप दूसरे दिन से सवाल करने लगेंगे तो ये भी तार्किक नहीं होगा। तो हम लोगों ने कहा था कि 6 महीने के बाद हम लोग सवाल करना शुरू करेंगे। तो 6 महीने हो गए हैं और हम लोगों ने सरकार से कई सवाल भी किए हैं, और हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं कि झारखंड के आम जनमानस को ये बताया जा सके कि झारखंड की सरकार जिन वादों को लेकर के, जिन मुद्दों को लेकर के, जिन सपनों को लेकर के, जिन भावनाओं को लेकर के सत्ता में आई थी, क्या वो पूरा हो पाया? सरकार ने क्या जो नौकरियों का वादा किया था, क्या वो पूरा हो पाया? सरकार ने जो कहा था कि स्थानीय लोगों को नौकरी देंगे, क्या वो पूरा हो पाया? या फिर जो आप सरना कोड की बात करिए, तमाम वैसे जो वादे हैं। तो इन सारे पहलुओं पर हम लोगों की तैयारी चल रही है, और बहुत जल्द आपको धरातल पर दिखाई पड़ेगा कि हम लोग क्या कुछ करने वाले हैं। ये आपको चीज़ें दिखाई पड़ेगी, बहुत तैयारी चल रही है। पिछले कुछ दिनों में हमने एक चीज फील की, डिजिटल वर्ल्ड, भौतिक तो खैर अलग है, डिजिटल वर्ल्ड में एक मुहिम चल रही है, संजय मेहता के खिलाफ, सुदेश महतो के खिलाफ, आजसू के खिलाफ जी एक जबरदस्त मुहिम है जी। कि हमने देखा, और जिस तरीके का पलटवार होना चाहिए हम्म आजसू की तरफ से, मतलब बड़ा जबरदस्त वेट एंड वॉच हो रहा है। क्योंकि हमने देखा कि कल के राजनेता भी आजकल पलट के जवाब देते हैं, लेकिन ठीक है, हम जानते हैं कि सुदेश महतो की राजनीति बिल्कुल हमेशा से अलग रही है, सौम्य राजनीति वो करते हैं। हमने कभी उनको कभी ऐसा हेडलाइंस हमने नहीं बनाई कि सुदेश महतो का विवादित बयान या सुदेश महतो की बोली लड़खड़ाई गड़बड़ाई, इस तरीके की चीजें कभी नहीं हुई हैं। ये मतलब स्लिप ऑफ टंग भी नहीं होता, वो उनसे ज्यादा मैच्योर राजनीति टर्म में बोलूं, झारखंड की राजनीति जी। मौजूदा समय में मैं हेमंत सोरेन और सुदेश महतो, इन दो से ज्यादा राजनीतिक समझ रखने वाला मैंने अभी झारखंड की राजनीति में नहीं देखा है। तो इस चुप्पी की कोई खास वजह या सही वक्त का इंतजार है? क्योंकि मतलब एक गजब तरीके का माहौल, ये माहौल मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं बताता हूँ इसके पीछे की पृष्ठभूमि के बारे निजी में। हमले, सार्वजनिक हमले, मतलब ऐसे हमले बिलो द बेल्ट वॉर। यस, तो और बिना किसी वजह के, जैसे अगर आप अपने घर में भी चुप्पी के साथ बैठे हैं, या फिर अगर आप कुछ बेहतर भी कर रहे हैं, जैसे अभी कुछ दिनों पहले हमने बगोदर के 5 मजदूरों को लेकर के प्रयास किया था, तो हमने उन परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई, हमने विदेश मंत्रालय से बात की, आज भी हमने बात किया। तो इन सारे प्रयासों पर जब काम शुरू किया, तो जब आप कुछ बेहतर काम भी कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे आपको दिखाई पड़ते हैं डिजिटल वर्ल्ड में, जो किसी तरीके से ये करने की कोशिश करते हैं कि ये काम वो ना कर पाए, और ये कैसे कर रहा है, ये काम करने से रोको।
दूसरा, आपने जो वॉर की बात कही, तो इस पर हम लोगों की अपनी जो इंटरनल डिस्कशन है वो मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात कि हम लोगों ने ये तय किया है कि हम अपनी ऊर्जा को नेगेटिव वे में नहीं खर्च करेंगे, नकारात्मक रूप में उसको खर्च नहीं करेंगे। जैसे अगर आप नकारात्मकता का जवाब नकारात्मकता से देंगे तो उससे आपको भी नुकसान है, और आप कहीं ना कहीं अगर किसी को इंटरटेन कर रहे हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को आप मतलब एक तरीके से अगर महत्व देते हैं जिसको आप ये मानते हैं कि राजनीतिक तौर पर और समझ होने की विकसित करने की ज़रूरत है, समझ विकसित करने की ज़रूरत है, तो आप समझ लीजिए कि राजनीति में अपना वक्त जाया कर रहे हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं कि आंसू की चुप्पी क्यों है, आंसू क्यों इतना साइलेंट है, इतने हमले होते हैं, इतने वॉर होते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण ये है कि हमारी लड़ाई सरकार से है और हम सरकार और सत्ता से लड़ेंगे और हम सवाल उनसे करेंगे। तो हम लोग तैयारी उसकी कर रहे हैं। कोई भी थर्ड पार्टी आकर के, कोई भी सड़क पर आकर के कोई व्यक्ति हमसे सवाल करने लगेगा तो हम सबको जवाब नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने ये चुप्पी साध रखी है। अच्छा, आजसू आंदोलन से निकली पार्टी है जी। एक लंबा संघर्ष है, मुझे भी बुरा लगता है जब मार्केट में, चूंकि पत्रकार हैं हम, बैठ के बात करते हैं तो एग्जाम्पल दिया जाता है ना, अब तो खत्म, आजसू फिनिश, ये खत्म है, राजनीति खत्म है। अब सुदेश महतो कभी विधायक नहीं बनेगा, आजसू से दूसरा विधायक, अब वो तो निर्मल महतो गलती से जीत गया, नहीं तो वो सीट भी नहीं आती। ये सब चीजें आपको भी सुनने को मिलती जी जी होंगी, जी। यकीनन मिलती होंगी, बाकी लोग बोलते नहीं है। अभिषेक बाती मुंह पे बोल देता है कि ये बातें आ रही है। क्या लगता है इन सब चीजों से आजसू ओवरकम करेगा? क्योंकि हमें एक बात पता है, आंदोलन से निकली पार्टी का अंत ऐसा तो नहीं हो सकता। अंत तो हर किसी का होता है, आपका भी है, हमारा भी, हर चीज का अगर शुरुआत है तो अंत है, उसके लिए कोई इफ बट नहीं है। लेकिन मेरा एक बात मानना है कि जो चीज आंदोलन से निकली उसको कोई खत्म ऐसे तो नहीं कर सकता, ये मैं पर्सनली मानता हूं। और झारखंड आंदोलन से निकली हर पार्टी, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, आजसू, कोई भी पार्टी जिसने आंदोलन से जन्म लिया, उससे मेरा मोह है। जिसका झारखंड से मोह है उससे मेरा मोह। हमने सुदेश महतो को संघर्ष करते देखा है, हमने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भी संघर्ष करते देखा है। मेरे पिता ने लाठी खाई, मेरे दादा ने लाठी खाई झारखंड के लिए। तो हम लोगों का एक जो मुंह है वो मुंह वहां से जुड़ा हुआ है। तो आप, चूंकि आप सारी चीजों को बहुत करीब से देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि अब वक्त एक एग्रेसिव राजनीति का, मतलब संजय मेहता की शांत सौम्य छवि, मुस्कुराने वाली छवि, लोग इससे बोर हो गए कहीं ना कहीं। अब वो आक्रामक राजनीति, तोड़ देंगे फोड़ देंगे, इस तरीके की राजनीति की जरूरत महसूस हो रही है क्या? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, राज ठाकरे जी को आप जानते हैं, हाँ। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, हम्म। उन्होंने हमेशा से तोड़फोड़ की राजनीति की, हाँ, की आक्रामक है। राजनीति की। कब सत्ता में रहे वो? कभी नहीं। नहीं रहे। कितने विधायक हैं उनके अभी? मेरा कहना ये है कि राजनीति जो विषय है वो अपने आप में, जो नीति शब्द है उसमें, पॉलिसी जो शब्द है, वो नीति से जुड़ा हुआ मसला है। और जब नीति की बात आती है तो वो गंभीरता से जुड़ा हुआ मसला है। देखिए, आपको ये समझना होगा कि आपको कब कितना भगत सिंह बनना है, कब कितना अंबेडकर बनना है और कब कितना गांधी बनना है। अगर आप हमेशा भगत सिंह के मोड में हैं तो फिर अंबेडकर जी पीछे छूट जाएंगे। तो मेरा कहना यह कि आपको समन्वय बनाना होगा। मैं आक्रामकता की राजनीति को पूरे तरीके से दरकिनार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसमें समन्वय की बात है। आज राज्य के अंदर जो भाषाई आंदोलन हम लोगों ने किया था, तो उस वक्त मैं हमेशा अपने साथियों को ये समझाया करता था, जब मेरे साथी आंदोलन कर रहे होते थे, कि दादा यहाँ आंदोलन करने के लिए हम लोग निकलने वाले हैं, तो क्या करना है। तो मैंने उस वक्त एक फॉर्मेट सबको बना करके दिया था कि सब एप्लीकेशन उस वक्त लिखने में दिक्कत होती थी, तो मैंने सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए दिया था। और मैंने कहा था कि कोई भी अगर आप आंदोलन करने जाएंगे तो आप वहाँ के लोकल सीओ को या एसडीओ को एक एप्लीकेशन दे देंगे और फिर जाएंगे, तो आपके ऊपर एफआईआर नहीं होगा। मेरे निकलने के बाद ये प्रथा टूटी, और आपने देखा होगा कि पूरे भाषा आंदोलन से लेकर के अब तक, जैसे अभी कुछ दिनों पहले एक डेड बॉडी मिली थी आपके बोकारो के इलाके में, मैं उनके घर गया था, तो वहाँ पर लोगों ने थाने में तोड़फोड़ की थी। जंगल में जो डेड बॉडी जी जी।
थाने में लोगों ने तोड़फोड़ की थी, वहाँ पे 22 लोगों पर एफआईआर किया गया। FIR मेरा ये कहना है कि अगर आप एक नेतृत्व करता है, चाहे कोई भी हो, और आप पब्लिक को उकसा रहे हैं, तो चूंकि आप एक पॉलिटिशियन हैं, एक नेता हैं, या आपकी कोई व्यवस्था बन गई है, तो आपके लिए एडवोकेट हायर करना और अपनी चीज़ों को व्यवस्थित करना आसान हो सकता है। लेकिन हर जगह के आंदोलनों में कभी 20 लोग, कभी 25 लोग, कभी 40 लोग, कभी 50 लोग केस मुकदमे में और फर्जी केस में फंस जा रहे हैं। तो आप अगर उनको उकसा रहे हैं, तो आपको ये जिम्मेवारी लेनी होगी कि उनको हम फिर कानूनी सहायता कैसे उपलब्ध कराएं। हो क्या रहा है कि लोगों को उकसा करके केस मुकदमे में उनको फंसा दिया जा रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं कि झारखंड में इस वक्त लगभग 5 से 10 हजार ऐसे नौजवान हैं कि पिछले 4 साल के अंदर जो फर्जी केस में फंस गए हैं, और उनको सहायता उपलब्ध कराने के लिए कोई नहीं है। वो किसी तरीके से अपना पैसा, अब इसका सबसे दुष्प्रभाव क्या है, उनको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने में दिक्कत होगा, वो नियुक्ति की प्रक्रिया में जाएंगे तो वहाँ दिक्कत होगा, उनको कभी अपना पासपोर्ट बनाना होगा उसमें दिक्कत होगा, जिंदगी भर तो दौड़ लगता तो अब वो परेशान हो गए। अब आप सरकार के रिकॉर्ड में आ गए कि भाई आप एक उपद्रवी हैं। अब जो कोई पर्व त्यौहार आएगा तो आपके पास नोटिस आएगा, जिस तरीके से पहले 107 में आता सही है। बात है। तो इसके दूरगामी प्रभावों को ना देखते हुए लोग तुरंत देखना चाहते हैं कि अरे इस व्यक्ति ने तो उसको ये कर दिया, लेकिन इसके प्रभाव को नहीं देख रहे। तो मैं ये कह रहा हूं कि आक्रामकता जरूरत हो सकती है राजनीति की, लेकिन आक्रामकता से ही सिर्फ राजनीति होगी, इसका मतलब कि राजनीति का जो असली स्वरूप है, जो असली मूल मकसद है, वो उससे आप दूर हो गए। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि आक्रामक राजनीति की जरूरत है, लेकिन हर वक्त उसी की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि आक्रामकता तो जरूरी है, लेकिन वक्त पर, उसका जी। अपना वक्त होता है। बहुत सही बात है। आजसू पार्टी से आप अब तो जुड़े हुए हैं। आजसू एक ऐसी पार्टी है, क्योंकि अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि जो आप जिन पार्टियों से आपका कंपटीशन है, चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो, जेएलकेएम हो, इन तमाम पार्टियों से आपका कंपटीशन, जाहिर सी बात है। तो ऐसी स्थिति में अब जैसे जेएलकेएम का हम एग्जांपल लेते हैं, ये मुखर होकर के 1932 खतियान आधारित स्थानीयता की बात करती है पार्टी। ये पार्टी एसटी में कुर्मी के लिए एसटी आरक्षण की बात करती है कि भाई एसटी में इनको इंक्लूड कीजिए। ये पार्टी नियोजन नीति की बात करती है। लेकिन आजसू में रहते हुए आपको फिर इन सवालों को फेस करने के लिए भी रेडी होना पड़ेगा कि आजसू वो पार्टी है, रघुवर सरकार में 1985 जो कट ऑफ डेट रखी गई थी, उस पर बाकायदा सुदेश महतो, चंद्रप्रकाश चौधरी, चूंकि चंद्रप्रकाश चौधरी मिनिस्टर थे तो इन लोगों के सिग्नेचर थे, इन लोगों ने हामी भरी थी। एसटी कुर्मी को एसटी में शामिल करने को लेकर के नो डाउट लंबोदर महतो ने आवाज उठाई, लेकिन सुदेश महतो इस पर कभी भी मुखर होकर के नहीं बोले। मुखर होकर के उनको भी बोलना चाहिए था। तो इन सब सवालों को कैसे टैकल करेंगे? ठीक है, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब आप राजनीति में होते हैं तो राजनीति एक अलग पहलू है और समाज की मांग का एक अलग पहलू है। और मैंने जहाँ तक देखा है, मैंने देखा कि चंद्रप्रकाश चौधरी जी को, जो हमारे पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष हैं, आपने लंबोदर महतो जी का नाम लिया, और आजसू पार्टी की जब आप बात करेंगे तो आजसू पार्टी ने हमेशा 1932 खतियान की बात की है, अंतिम सर्वे सेटलमेंट की बात की है, खतियान आधारित स्थानीय नीति की बात की है। हमेशा से आप झारखंड के किसी इलाके में जाएंगे या पतरातू के इलाके में जाएंगे तो आपको वॉल राइटिंग में भी ये चीज़ें दिखेंगी। तो ऐसा नहीं कि हम लोगों ने ये नहीं कहा, हमने बहुत खुले तौर पर इस बात को कहा है। दूसरी बात कि आप कह रहे हैं कि एसटी इंक्लूजन की जो बात कर रहे हैं, मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर कोई एक समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ये कहता है कि हमारी ये मांग पूरी होनी चाहिए और हमारा ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहा है, तो उस पर बिल्कुल विचार किया जाना चाहिए, ऐसे पहलुओं पर सोचा जाना चाहिए। बिल्कुल आप इसको दरकिनार नहीं कर सकते हैं। आपने 1985 की बात कही, देखिए अगर आप उस वक्त के सरकार के समय की बात कहेंगे तो मुझे जहाँ तक याद है कि जो झारखंड में ट्रैवल एडवाइजरी काउंसिल, टीएससी थी। हाँ टीएससी जो हुआ करती, तो उस वक्त टीएससी से रिजाइन दिया गया और चूंकि आप पूर्ण तौर पर सरकार का हिस्सा नहीं थे, तो मुझे लगता है कि राजनीति में कभी कभी एग्जिस्टेंस के लिए, अस्तित्व के लिए कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जो पार्टी का मूल इंटेंशन है वो क्या है। वो कागजी तौर पर एक प्रक्रिया हो सकती है
कि इस तरह की चीज़ें हुई हों, क्योंकि आप पूर्ण तौर पे पावर में नहीं हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो पार्टी की मूल भावना है, इससे आप इसको कैसे अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये पार्टी बनी इसी बुनियाद पर। जब आप देखेंगे कि 22 जून 1986 को जब आजसू बना गठन हुआ। और जब 2005 में ये पार्टी बन गई, तो आप देखेंगे कि आज तक कई आंदोलनकारी इस संगठन से निकले हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस राज्य के अंदर लीडरशिप की बात मैं करना चाहता हूँ। तो आप इस राज्य के अंदर जब गौर करेंगे कि स्वतंत्र तौर पर नेतृत्वकर्ता किसने पैदा किया, नेताओं की फौज किसने तैयार की है, तो आपको ये नजर आएगा कि आजसू पार्टी ने नेताओं की एक फौज तैयार की है। एक बार हम लोग काउंट कर रहे थे कि झारखंड विधानसभा के अंदर अभी ऐसे कितने लोग हैं जिनका संबंध किसी ना किसी तरीके से आजसू से रहा है। तो लगभग 15-16 लोग एमएलए हैं अभी अच्छा। झारखंड विधानसभा के अंदर। और आप समझिए कि जो अभी 2 मंत्री हैं उनका आजसू से संबंध रहा है। तो मेरा कहना है कि आजसू स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स की तरह हो रहा है। चूंकि राजनीतिक तौर पर गठबंधन की मजबूरियां रही, लेकिन लीडर तो आजसू ने दिया। अब आप गौर करेंगे कि झारखंड की राजनीति में जो महिलाओं की स्थिति है, जैसे रामगढ़ की जो एमएलए है वो जिला परिषद से एमएलए बनी। आप एक एमएलए है हमारे भूषण बाड़ा जी। वो मुखिया से एमएलए बने। एक एमएलए हमारे खिजरी के राजेश कच्छप वो जिला परिषद से एमएलए बने। सो ये जो एमएलए बने, तो झारखंड में जब 32 सालों के बाद पंचायत चुनाव हो रहा था साल 2010 में, तो आप गौर कर रहे होंगे कि जब उस वक्त महिलाओं को आरक्षण देने की बारी आई थी, तो सुदेश महतो जी ने 50% रिजर्वेशन पंचायती राज की व्यवस्था में दे दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि महिलाएं नेतृत्वकर्ता के तौर पर उभरी। आप 2010 से पहले देखेंगे तो महिलाएं घर के चौखट के अंदर थी। आज महिलाएं आपको जिला परिषद है, एमएलए भी बन रही हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक तो जो राजनीतिक घराने से है, ठीक है, वो तो अपना अलग उनकी एक पृष्ठभूमि मिल गई, बना बनाया माहौल मिल गया। लेकिन जो स्वतंत्र नेतृत्वकर्ताओं की फौज तैयार हुई, या तो आजसू पार्टी से तैयार हुई या तो उनके निर्णयों का वो दूरगामी प्रभाव हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कभी कभी लीडरशिप पे जब आप होते हैं तो आपके निर्णयों का बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ता है। तो अगर इस रूप में आप देखते हैं आजसू पार्टी को, तो मेरा जब आजसू पार्टी से जुड़ने के पीछे कारण था, तो मैं आज मतलब भारत मित्र पे ये खुलासा कर रहा हूँ कि मैंने 2 कॉलम बनाया अच्छा। और लगभग 40 पॉइंट लिखे, आजसू से क्यों जुड़ना चाहिए और आजसू से क्यों नहीं जुड़ना चाहिए। तो क्या कहते हैं, प्रॉज एंड कॉन्स। ठीक है। तो हमने पूरा कैलकुलेट किया उसको। तो एक बात मेरे दिमाग में घर कर गई। मैंने देखा कि आखिर सुदेश महतो जी की पृष्ठभूमि क्या है। तो मैंने देखा कि वो सिल्ली के लगाम के गांव से संबंध रखते हैं। छोटे से गांव से। हाँ, वो संगठन में क्या थे, तो वो पंचायत सचिव भी रहे थे अपने पंचायत के। है। तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति झारखंड की राजनीति में उस दौर में, जब रियल राजनीति की बात हो रही थी, रील की राजनीति की नहीं, तो उस दौर में एक व्यक्ति सिल्ली जैसे साधारण गांव में, लगाम जैसे साधारण इलाके से निकल करके वो एक प्रोटेस्ट करते हैं, पार्टी बनाते हैं, 2000 में एमएलए बन जाते हैं, बिहार सरकार मंत्री बनने का ऑफर देते हैं तो ठुकरा देते हैं, कहते हैं मुझे राज्य दीजिए। और उसके बाद फिर वो गृह मंत्री बन जाते हैं, उप मुख्यमंत्री बनते हैं, पथ निर्माण, खेल, पंचायती राज सब संभालते हैं। और उसके बाद 20 सालों से अपनी पार्टी भी चला रहे हैं। फिर मैंने देखा कि झारखंड में कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी पार्टी चलाया हो बिना राजनीतिक पृष्ठभूमि के। ठीक है, हेमंत जी चला रहे हैं, तो दिसोम गुरु जी ने दिया है, विरासत में मिला है उनको। मैंने देखा कि बाबूलाल जी ने भी पार्टी बनाई, उनको भी मर्ज करना पड़ा, मजबूरी थी। हाँ, मजबूरी जो भी थी, परिस्थितियां थी, मतलब ये एक सच्चाई, हाँ, जो सच्चाई फैक्ट की बात कर रहा हूँ। फिर मैं देखा कौन ऐसा व्यक्ति जो इतने उतार चढ़ाव तमाम चीजों के बावजूद भी अपने एग्जिस्टेंस को, अपने अस्तित्व को बरकरार रखा है। तो ये बात सभी बिंदुओं पर भारी पड़ा कि अगर आप जिद करते हैं, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर वो मान लिया कि बीजेपी अलायंस में थे तो वो कह सकते थे कि मुझे राज्यसभा भेजिए, सेंट्रल कैबिनेट में मुझे कहीं एमओएस दे दीजिए या कुछ दीजिए। या फिर आपने देखा होगा कि हमारे चंद्र प्रकाश चौधरी जी
तो ये बात सामने आती है कि उनको मिनिस्टर नहीं बनाया गया। लेकिन जहाँ तक मुझे बात याद है, क्योंकि अगर आप एमओएस बनते हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते और एक टैग लगता है कि आप मिनिस्टर हैं, तो एक निराशा भी जन्म लेती है। तो मुझे लगता है कि बहुत दूरगामी दृष्टिकोण से इन सारे निर्णयों को लिया गया। तो मैं ये देखता हूँ कि पूरे आजसू पार्टी का 2005 से और उसके पहले जब आजसू था, पूरे इतिहास को आप देखेंगे तो मैंने ये देखा है कि झारखंडियों को राजनीति करने का एक प्लेटफॉर्म दिया, एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म दिया, और यहाँ से नेता तैयार हुए। और सुदेश महतो जी झारखंड निर्माण से पूर्व तक, झारखंड आंदोलन से लेकर के आज 2025 तक झारखंड की राजनीति में टिके हुए हैं। और माइनस आजसू और माइनस सुदेश महतो झारखंड की राजनीति नहीं हो सकती है, ये बात साबित हो चुकी है। और इसी कारण हमने आजसू को ज्वाइन किया। ये बहुत मतलब ये आज एक नई बात पता चली, आज तक ये बात किसी ने मतलब सुनी नहीं थी। एक निजी सवाल से इतनी बात हुई है, तो आप चूंकि आजसू से आप इतना प्रभावित हैं, आजसू में हैं, कहीं ना कहीं ये टीस नहीं दिखती कि आपके जो साथ राजनीति करने वाले हैं वो विधानसभा पहुंच गए, आप जो हैं वो अभी तक विधानसभा पहुंचने की कोशिश में लगे हैं, तैयारी है, जो भी है भविष्य होगा विधानसभा पहुंचेंगे, लेकिन एक टीस तो अंदर रहती है। देखिए, राजनीति एक संभावनाओं का तो खेल है ही। और जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि झारखंड की राजनीति में जो जातीय ध्रुवीकरण है, जो कास्ट पोलराइजेशन है या रिलीजियस पोलराइजेशन है, वो एक बड़ा फैक्टर है। और जब विधानसभा चुनाव की बारी आई थी तो एक बार फिर से मैं वो दोहराना चाहता हूँ कि एक आंदोलन जो 24 दिसंबर 2021 को शुरू हुआ और जो नवंबर के महीने में विधानसभा में एक राजनीतिक दल के तौर पर परिवर्तित होकर के वहाँ पर जाकर के वो फिर एक ठहराव लिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप किसी काम को 3 साल करते हैं, 4 साल करते हैं और पूरे जनमानस को कोई एक बात समझाने के लिए निकलते हैं, तो आप अपनी सब ऊर्जा वहाँ झोंक देते हैं और वहाँ पर फिर आपको किसी भी तरीके से साजिश और षड्यंत्र करके आपको परेशान किया जाता है, या सेल्फ सेंट्रिक माहौल में ये बनाया जाता है कि भाई ये व्यक्ति किसी तरीके से नहीं होना चाहिए, एक्सपोजर नहीं मिलना चाहिए। मैंने कई बार आपके समक्ष भी ये बात कहा, मतलब मेरे साथ 19-20 बार मंचों पर इस तरीके से हुआ कि आप स्पीच मत दीजिए, या किसी तरीके से ऐसी पृष्ठभूमि तैयार की गई कि इनको माइक ना मिले। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस माहौल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि मैं वहाँ से अलग हो जाऊँ। तो जब मैं अलग हुआ तो उस तरह का माहौल जो हमने 4 साल में बनाया, 3 साल में बनाया या 2 साल में बनाया, वो माहौल आप तुरंत 5 मिनट में नहीं बना सकते थे, समय लगेगा। तो फिर मैंने ये समझा कि जब मेरी राजनीति झारखंड को लेकर के है तो मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं डिलीवर करूँगा। और मैं आपको आज की तारीख में बता रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। बगोदर का ही एग्जाम्पल लेकर, बगोदर के 5 लोग किडनैप हुए, वेस्ट अफ्रीका में किडनैप हुए, उनको आतंकियों ने किडनैप किया। ये एक इंटरनेशनल मामला है। कायदे से झारखंड की सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत करनी चाहिए थी। झारखंड की सरकार ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद वो शांत हो गए। लेकिन आज की तारीख में इस मामले को लेकर सारा अपडेट विदेश मंत्रालय चिट्ठी लिख करके भी मुझे दे रहा है। तो ये एक गैप है कि आखिर विदेश मंत्रालय सरकार से क्यों नहीं बात करता है। मैं तो कोई सरकार नहीं हूँ, वो झारखंड के निवासी हैं, तो झारखंड सरकार को ये चिंता होनी चाहिए थी और वो विदेश मंत्रालय को उनको कहना चाहिए था कि इस पर आप काम करिए। तो आप डिलीवर कर सकते हैं, विधायक सांसद आप रहिए या ना रहिए, अगर आप चाह लेते हैं कि जनता को डिलीवर करना है, विधायक रह करके आप क्या करेंगे कि सदन में सवाल उठाएंगे और एक विधायक के प्रोटोकॉल का जो लाभ है वो आपको मिलेगा और जो आपको सैलरी है वो मिलेगी। ठीक है, वो सवाल हम उठा सकते हैं, सिर्फ हम सदन के अंदर नहीं उठा सकते हैं, बाहर उठाएंगे। जनता के मुद्दों को हम जाकर के नौकरशाहों के समक्ष, सरकार के समक्ष रख सकते हैं। और अगर हमारी बात में दम होगा, हमारे तथ्यों में दम होगा तो सरकार सुनेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जब आप एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट काम करते हैं, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं, तो विधायक का पद होना और सांसद का पद होना बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है, क्योंकि वो भूमिका है सदन के अंदर तक कि आप सदन से कुछ सवाल पूछते हैं, सरकार उसका जवाब देती है, या फिर आप कुछ अनुशंसा करते हैं तो सरकार उस पर कुछ योजना लाती है। यही कुछ एक विशेषाधिकार आपको है और कुछ सैलरी मिलती है, सुविधाएं मिलती है। तो मुझे लगता है ठीक है, सैलरी सुविधाएं नहीं है,
लेकिन मैं जनता की आवाज़ को उठा रहा हूँ, हर जगह जा रहा हूँ। परसों रात ही पतरातू गया था, वहाँ भी मुआवजा दिला करके आया और हर जगह जाता हूँ। अभी जब मैं आपके पास आ रहा था तो अभी छत्तीसगढ़ में 2 लोगों को एक गुड़ मिल में एक तरीके से कह सकते हैं कि ज़बरदस्ती उनको रखा गया था। हमने अभी तुरंत उनके मालिक से बात की और उनको कहा कि आप उनको 24 घंटे के अंदर छोड़िए, उनके सैलरी वैलरी दे करके और फिर मुझे बताइए। तो अभी मेरी बातचीत हुई उन लोगों से। तो आप मार्केटिंग क्यों नहीं करते? मतलब आप जो कर रहे हैं उसकी क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीजें हम देख रहे हैं कि खेल मार्केटिंग क्या है, तो मार्केटिंग नहीं, देखिए इसके पीछे मेरी अपनी एक समझ ये कहती है कि मैंने आपको मदद किया, ठीक है, अब मैं उसे प्रदर्शित कर रहा हूँ, बट आपका भी तो सम्मान जुड़ा हुआ है। तो अगर हम ये बात किसी को मदद करके और उसको प्रदर्शित कर रहे हैं तो इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि आपका इंटेंशन सिर्फ उसमें पॉपुलैरिटी गेन करने का और प्रचार गेन करने का, मदद करना सेकेंडरी था। लेकिन वो मदद तब ज़्यादा पवित्र होता है जब आप मदद करके। इसका नुकसान तो हो रहा है आपको, राजनीतिक नुकसान हो सकता है, माहौल नहीं बन पा रहा है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि राजनीतिक नुकसान हो रहा है, लेकिन आदमी को थोड़ा स्पिरिचुअल होना चाहिए। आप हर जगह अगर बहुत निम्न मानसिकता के साथ काम करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अब मानसिक तौर पर भी थोड़ा विकृत हो जाते हैं। मैंने पिछली बार जब आपका इंटरव्यू किया था, हाँ, तो मैं देख रहा था उस इंटरव्यू में कमेंट्स थे कि संजय मेहता ने पीठ में छुरा घोंपा है, संजय मेहता जो है बेईमान है, इसने ऐसा किया वैसा किया। तो वो मार्केटिंग जो आप नहीं कर रहे उसके कारण लोगों से कनेक्शन वो नहीं बैठ पा रहा है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि वन वे कम्युनिकेशन हो, जो आप कह रहे हैं चुप्पी साधे हो। हाँ, तो अगर ऐसी आपको लगता है कि ऐसी आवश्यकता है तो फिर इस पर सोचेंगे जगह। चलिए, बातचीत बहुत लंबी हो गई। अभी अगर हम लोगों को समय रहता तो हम लोग इसको बहुत लंबा लेके जा सकते हैं, लेकिन चलिए बहुत अच्छा लगा। सुझाव पर बातचीत करेंगे, सुझाव पर सोचेंगे, विचार करेंगे। और लोगों के मन में भी अगर आपको लगता है कि संजय भाई से और कुछ सवाल पूछा जाना चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट्स में बता दीजिएगा। हम अगली बार फिर संजय भाई को उठा के ले आएंगे और हम फिर बातचीत करेंगे इनसे और बहुत तसल्ली से बातचीत करेंगे। भारत मित्र के सभी दर्शकों को बहुत शुक्रिया, जो बहुत शुक्रिया। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें भाई। और फिर से वही बात है कि भाई कमेंट्स में आप हमें बताइए कि संजय भाई से और कौन से ऐसे सवाल हैं आपके मन में जो आप चाहते हैं इनसे पूछना, हम इनसे जरूर पूछेंगे, हमारा वादा है आपसे। नमस्कार, जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।